Hello friends and my dear students, how are you? I think you will be fine. फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग स्किल समझेंगे। रीडिंग स्किल अर्थात अनसीन पैसेज, जिसे आपने शुरू के ही क्लासेस से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, यहाँ तक कि अगर हम कॉलेज लेवल पे जाएं, ग्रेजुएशन में, तो वहाँ भी हमें रीडिंग स्किल यानी अनसीन पैसेज देखने को मिलता है। रीडिंग स्किल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी सॉल्व करने के लिए आता है। वहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है ना। कहीं पर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। कहीं पर एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं और उस ऑप्शन को टिक करना रहता है। अलग अलग तरीके से हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। रीडिंग स्किल या अनसीन पैसेज यदि कहें तो एक ही बात है। हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक करके हम अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अनसीन पैसेज है क्या। अ रीडिंग कॉम्प्रेंजन, ठीक है ना, यानी कोई पैसेज है उसको रीड करना, ऐसा पैसेज नॉट सीन बिफोर, जिसे आपने नहीं देखा है। एग्जाम में दो तरीके के पैसेज आते हैं, एक अनसीन पैसेज और दूसरा होता है सीन पैसेज। अनसीन पैसेज किसे कहते हैं? अनसीन पैसेज जिसे हमने देखा नहीं है। सीन पैसेज क्या कहलाता है? सीन पैसेज यानी बुक के जो आपके चैप्टर्स हैं, आपका चाहे वह प्रोज हो, पोएट्री हो, उसकी 4 लाइन उठाकर दे दिया, उसमें क्वेश्चंस दे दिए, वो हमारा हो गया सीन पैसेज। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये अनसीन पैसेज है। ओके, ए रीडिंग कंप्रीहेंशन पैसेज नॉट सीन बिफोर टेस्ट रीडिंग स्किल। ये क्या करता है? हमारे रीडिंग स्किल का आकलन करता है कि हम कहाँ तक सही हैं, टू व्हाट एक्सटेंट वी आर परफेक्ट इन रीडिंग। हमारे वोकैब को एनरिच करता है। एंड एनालिटिकल थिंकिंग यानी विश्लेषणात्मक तरीके से हम किसी चीज़ को लॉजिकल वे से सोच सकें, उसके लिए हमें पैसेज अथवा रीडिंग बढ़ावा देता है या हमें इनरिच करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनसीन पैसेज होता क्या है। ये आप देख रहे हैं, द वर्ल्ड इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये अनसीन पैसेज है, यानी इसमें एक पैसेज दिया गया है पूरा, किसी टॉपिक के किसी थीम के ऊपर है। इसके बाद इसमें क्वेश्चंस आएंगे, वह क्वेश्चन के आंसर भी देना हो सकता है आपको, या उसमें टिक मार्क भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये अनसीन पैसेज है और उसके आंसर आपको देना है आप। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय किन किन जो है सावधानियों को, ठीक है ना, कॉशंस क्या बरतें, जिससे कि हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, यानी अनसीन पैसेज या रीडिंग स्किल को तैयार करना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला, अपीयर्स इन बोर्ड एग्जाम्स, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी अनसीन पैसेज आता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारी सोच को क्रिटिकल वे से, एनालिटिकल वे से ये बढ़ावा देता है। बिल्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ठीक है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को भी बनाता है, ठीक है, वो उसे इनरिच करता है, उसे इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी जब हम अनसीन पैसेज करें तो उस समय क्या करें। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। गिव्स अ पर्पस टू योर रीडिंग, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस रीडिंग का पर्पज क्या है, आप किस वजह से उसे पढ़ रहे हैं, वह पैसेज किसके बेस पर है, उसका आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। फोकस अटेंशन ऑन इम्पोर्टेंट डिटेल्स, यानी हम जब पढ़ें तो पढ़ते वक्त ही हम उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, यानी डेट्स हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, नेम हो सकता है, उसको हम क्या करें? अंडरलाइन करें वन बाय वन करके, ठीक है, जिससे कि हमें आंसर देते समय हमारा
समय भी कम लगे और इसके साथ हम जो है अच्छी तरीके से यानी वी कुड आंसर इट इन एप्रोप्रिएट वे। आवर नेक्स्ट पॉइंट गोज टू स्किम द पैसेज, यानी स्किम द पैसेज मतलब है कि उस पैसेज को हम बिल्कुल सरसरी निगाह से पढ़ें, सरसरी निगाह से पढ़ें। क्विक रीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है, यानी रीडिंग भी हमारी क्विक हो लेकिन हम उस पैसेज को भी अच्छी तरीके से समझ सकें, उस टॉपिक को किस टॉपिक पर आया है उसका पूरी तरीके से एनालिसिस कर सकें। सेकंड है कि अंडरलाइन नेम्स, जहां भी हमें ये लगे कि ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन करें, चाहे वह नेम्स हो, चाहे कोई डेट्स हो, चाहे कोई फैक्ट्स हो या किसी भी प्रकार का आइडियाज हो, ठीक है ना, की आइडियाज हो, उसको हम क्या करें, उसको अच्छी तरीके से अंडरलाइन करें, जिससे कि एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग आंसर वी हैव नॉट टू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, हम आंसर को सही तरीके से दे सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीड अगेन इफ नीडेड, यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे पूरी तरीके से पढ़ें। देखिए ये वो पार्ट है जिसे बच्चे तैयार नहीं करना चाहते, क्यों, वे कहते हैं अनसीन पैसेज है, कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू इट थॉरोली, you cannot do it perfectly, you cannot solve your passage in proper way, आपके मार्क्स यहीं पर चले जाएंगे बहुत सारी चीज में। इसलिए you have to focus on unseen passage और द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल ये कोई जरूरी नहीं कि हम इधर उधर की चीजें पढ़ें। इफ यू रीड योर चैप्टर्स इन प्रॉपर वे, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से हो, ओके, क्योंकि रीडिंग स्किल का ये कोई नहीं है कि इंग्लिश है तो इंग्लिश से ही आएगा। on the basis of the science, right, philosophy, okay, spiritualism, किसी भी मैटर पे, किसी भी टॉपिक पर वह आ सकता है। इसलिए हम किताब की, चाहे वह हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, किसी भी बुक को अच्छी तरीके से रीडिंग करें तो हमारी दोनों ही चीज़ें कंप्लीट होती हैं। क्या, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं, और जब अच्छी तरीके से जान लेते हैं, सपोज दैट सच टाइप ऑफ टॉपिक कम्स इन योर एग्जामिनेशन, वी कैन आंसर इट इन प्रॉपर वे, हम अच्छी तरीके से आंसर भी दे सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया, रीड अगेन इफ नीडेड, यदि इसकी आवश्यकता है कि हमें दोबारा इसे पढ़ना चाहिए तो हमें एक बार पढ़ने की फिर आवश्यकता है, हम उससे पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है स्लो रीड टू ग्रैस्प डीप मीनिंग, यदि हम आराम से पढ़ेंगे, स्लो रीड का मतलब है धीमे, धीमे मतलब है आराम से, रीड टू ग्रैस्प डीप मीनिंग तो हम उसकी गहराई तक जा सकते हैं। आप किसी भी चैप्टर को जितनी बार पढ़ेंगे यू विल फाइंड अ न्यू क्लू, एक नया सुराग, ठीक है ना, एक नई चीज उसमें आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप जितना चाहें, जितनी बार चाहें, ठीक है ना, हो सके उसे पढ़ने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड द टोन एंड इंटेंट, यानी उसके टोन को, इंटेंट को, यानी उस पैसेज का इंटेंशन क्या है, ठीक है ना, टोन क्या है उसको समझने की कोशिश करें। देखो टोन, टोन क्या होता है, हमारे बोलने का तरीका, ठीक है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, यानी अगले व्यक्ति ने हाँ ठीक है, उसने ठीक है ही कहा है, लेकिन उसके बोलने के तरीके से ये पता चलता है कि हाँ कुछ भी ठीक नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसके टोन को हम आप समझेंगे कब, जब आप उसे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे तब। इसलिए उसे यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस, क्या क्या है पॉइंट, यूज क्लूज फ्रॉम द पैसेज, अवॉइड कॉपिंग डायरेक्टली, आंसर टू द पॉइंट, राइट। आंसर द क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन का आंसर देते समय हमें विभिन्न चीज़ों का ख्याल रखना है। वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द वेरियस क्वेश्चंस व्हाइल आंसर द क्वेश्चंस। ये नहीं है कि हमने देखा, अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा उन्होंने, उस क्वेश्चन में कोई वर्ड मिला, अब उन्होंने लेफ्ट से लेकर राइट तक जितना भी है पूरा लिख दिया, और तो छोड़िए उन्होंने पूरा का पूरा पैसेज उतार दिया। अब उनका ये कहना है, समझ में, टीचर के समझ में नहीं आता
कि टीचर आंसर क्वेश्चन कर रहा है या आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि भैया तू ढूंढ सके तो ढूंढ ले, मैंने तो पूरा लिख दिया। अब वो टीचर ढूंढे उन शब्दों को और आपको नंबर दे, यहाँ आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए क्या कि हम एक्यूरेट आंसर दें, आंसर हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, यूज क्लूज फ्रॉम द पैसेज, यानी जो क्लूज हैं, जो पैसेज में क्लूज दिए गए हैं, ठीक है ना, जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखने का प्रयास करें। सेकंड है अवॉइड कॉपिंग डायरेक्टली। कॉपिंग डायरेक्टली वही है, पूरा का पूरा पैसेज नोट कर देना, तो उसकी आवश्यकता नहीं है हमें। जितना क्वेश्चन पूछा गया है इन द सेम वे वी हैव टू आंसर, हमें उतना ही आंसर देना है, हमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट है आंसर टू द पॉइंट, यानी हमारी आंसर कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए। पॉइंट, आंसर टू द पॉइंट मतलब है जो पूछा गया है वही आंसर हमें देना चाहिए, ना कि इधर उधर की हम बातें करें। आपके मार्क्स यदि जाएंगे तो अनसीन पैसेज में ही जाएंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। ओके, आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है कि इसमें जो बातें बताई गई हैं, ओके, एक बार सुनो और उसे अच्छी तरीके से अपने माइंड में नोट कर। तो आंसर टू द पॉइंट, यानी जो पूछा गया है वही आंसर देना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। आपके क्वेश्चंस किस बेस पे आएंगे? जो क्वेश्चंस आते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन दिया होगा उसका आपको आंसर देना। सेकंड वे क्या होगा कि आप फिलिंग गैप्स के रूप में होगा। थर्ड वे क्या होगा कि कहीं पर ट्रू एंड फॉल्स दिया होगा। फोर्थ वे क्या हो सकता है कि आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, उन ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना है। इन चार तरीकों से जो है आपके आंसर दिए जाएंगे। ओके, अब ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? पहला फैक्चुअल होगा, किसी फैक्ट से रिलेटेड होगा, तथ्यों पर आधारित होगा। अब फैक्चुअल मतलब है जैसे उन्होंने किसी की बायोग्राफी दे दी, चलो और फैक्ट आपको बताते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है कि यहाँ किसी फैक्ट के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। और बताता हूँ, कोई चीज़ है साइंटिफिक है, उसके ऊपर दे दिए, ठीक है ना। तो ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसका आपको आंसर देना है। यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, हर फील्ड में आपको अपडेट रहने की आवश्यकता है। ये तो है नहीं कि हमने 10th कर लिया, 12th कर लिया, हमारे लिए काफ़ी हो गया, नहीं। हमें क्या करना है, हमें आगे भी बढ़ना है, हमें कंपटीशन फेस करना है। ओके, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमें अपने आप को अपडेट रहने की हर फील्ड में आवश्यकता है, राइट। सेकंड है इन्फ्रेंशियल। तो ये इन्फ्रेंशियल क्या है कि जो अनुमानिक, अनुमान लगा के जो पैसेज आते हैं, ठीक है ना, तो वो इन्फ्रेंशियल होते हैं। यानी एक हम इमेजिन करते हैं कि सच टाइप ऑफ आंसर माइट बी, इसका ये हो सकता है, तो आंसर आपके उस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको अपने अनुसार आंसर देना पड़ेगा। थर्ड टाइप होता है क्या, वोकैब बेस्ड। वोकैब बेस्ड मतलब है आपके जो क्वेश्चन आएंगे और वोकैब बेस्ड आएंगे, जैसे कि राइट द सिनोनिम्स, राइट द एंटोनिम्स, write the noun form of this word, write the adjective form of this word. Okay, wide, width, widen, right, hungry, hunger। तो ये सब क्या है, कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, तो उसके बेस पे ये सब क्या है, वोकैब हैं, राइट। तो आप यू हैव टू प्रिपेयर योर वोकैब ऑल्सो। अब वोकैबुलरी में क्या है, यदि आप अपने शुरू के ईयर से, जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक तरीके से देखो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ छोड़ो, सिक्स्थ से लेकर 12th तक आप यदि अपने वोकैब कंप्लीट कर लेते हैं, हाउ विल यू कंप्लीट योर वोकैब? विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। जो आपका बुक है, चाहे वह हिंदी हो, सॉरी इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, उसके वोकैब भी आप तैयार कर लें तो 12th तक फिर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, तो वोकैब आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम जो है वर्ड को बनाते हैं,
रूट वर्ड, मेन वर्ड एटसेट्रा। अब कहे कि सर अभी कैसे करें? अभी कुछ मत करो, अभी ये जो बताया जा रहा है इसको उस पर विशेष। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम टाइटल क्या रखें, ठीक है ना। तो टाइटल किसके बेस पे होगा? जो हमारा पैसेज है उसके बेस पे टाइटल होगा। वह पैसेज किसके बारे में? वह एनवायरमेंटल से संबंधित है, स्पिरिचुअल है, किसी गेम से है, साइंस का है, जियोग्राफिकल है, उसके बेस पे हमारा टाइटल आएगा। ओके। और है कि हाँ उसमें मेन पॉइंट्स क्या है, आइडिया क्या है, उसको भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये टाइटल का है। मेन पॉइंट्स किसमें? यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वी हैव टू राइट द मेन पॉइंट्स, ओके, मीन्स एक्यूरेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वोकैबुलरी क्वेश्चंस, जैसा कि पहले भी बताया वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी के बेस पे कौन से क्वेश्चन आएंगे? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन फॉर्म एटसेट्रा। ओके। यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज, यानी आपको उसी के संदर्भ में जो भी क्लूज हैं, जो आंसर है, वो आपको लिखना है। लुक फॉर सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स नियर बाई। सिमिलर वर्ड या कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट वर्ड, वर्ड्स नियर बाई, यानी जो उससे संबंधित हो वही वर्ड लिखेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इतने महान महान लोग हैं कि जब क्वेश्चन दिया जाता है, उसके क्वेश्चन में जैसे पूछा गया कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, ओके, तो उन्होंने क्या किया, उस पूरे पैसेज को नोट कर दिया जिसमें वो मिल गया। अब राइट द का मतलब होता है कि हमें अपने मन से लिखना है, हो सकता है कि उस पैसेज में नहीं है। अगर पिक आउट आ रहा है या फाइंड आउट आ रहा है, फाइंड आउट द सेम वर्ड ऑफ, तो सेम वर्ड ऑफ जो वर्ड दिया गया है उसका पैसेज में ही कोई ना कोई वर्ड होगा, चाहे वो एंटोनिम्स हो, अपोजिट वर्ड हो, एटसेट्रा हो, वो पैसेज में होगा। लेकिन यदि ये लिखा जा रहा है कि राइट द सेम वर्ड और राइट द अपोजिट वर्ड, देन इन दिस सिचुएशन यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। ओके, आपको अपने मन से लिखना है, ये नहीं है कि उसमें ढूंढना है। हो सकता है कि उसमें उसके आंसर ना हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अवर नेक्स्ट पॉइंट, टाइटल मेन आइडिया क्वेश्चंस। अब जो टाइटल है वह क्या दिया गया कि समराइज द पैसेज इन 3 to 4 वर्ड्स। हमारा टाइटल 3 से 4 वर्ड्स में होना चाहिए, कभी कभी 5 में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि टाइटल के नाम पर हम पूरा पैसेज ही उतार रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट द थीम और कोर मैसेज, ठीक है ना, यानी उसका जो है मेन, वो मेन आइडिया में क्या है कि उसका मेन थीम क्या है, वह कहना क्या चाहता है पैसेज। कोर मैसेज यानी मेन जो है उसका थीम क्या है, मेन पार्ट क्या है, कोर क्या होता है, अंश, मेन पार्ट क्या है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट है राइट कॉन्साइज आंसर्स, मतलब यू हैव टू आंसर इन प्रॉपर वे, नो अननेसेसरी डिटेल, इधर उधर की बातें नहीं करनी। ये नहीं है कि आंसर पूछा जा रहा है 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में, आप उसको 10 सेंटेंस में लिख रहे हैं, तो अननेसेसरी डिटेल्स आप उससे दूर रहें, बिल्कुल उसे आपको नहीं लिखना। यूज योर ऑन वर्ड्स, जहाँ तक हो सके आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अब कभी कभी क्या है कि बच्चे वास्तव में वीक होते हैं और वह उसी में से लिखते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन उल्टा सीधा नहीं, इधर उधर की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, देखिए अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर में भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस बार क्या हुआ मैं आपको बताऊं, क्लास 10th में इतने मार्क्स कटे हुए हैं कि आप पूछिए मत। मैंने एक कॉपी चेक की है क्लास 10th CBSE की, उसमें जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आंसर उसने दिया है, मेरे ख्याल से उसे 3 देना चाहिए, क्योंकि
कोई चीज़ है वो कई पार्ट में लिखी गई है, तो एक रूल होता है सीबीएसई बोर्ड का, लेकिन उसने क्या किया है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक को शो किया है कई जगह पे, और वास्तव में गलतियां हैं, ठीक है ना, लेकिन उसने 6 में से 1 मार्क्स इन्विजिलेटर ने दिया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से आप बिल्कुल भी दूर रहें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर विशेष ध्यान दें कि ग्रामर में जो जो गलतियां हैं, कहाँ पर एरर, ओमिशन एटसेट्रा, ये आपको सिखाया जाता है, तो आपके जो है किसी भी प्रकार के मिस्टेक वहाँ नहीं होना चाहिए, तो इसको अवॉइड कीजिए। यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द ग्रामर पोर्शन एंड यू हैव टू अवॉइड द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ओके, यूज योर ऑन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में आंसर देना है। टाइम मैनेजमेंट इट मैटर्स। हर एग्जामिनेशन में पेपर तो सॉल्व हो जाता है, पेपर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उस पेपर को एक टाइम के तहत, अब हमारा 3 घंटे टाइम दिया गया, हम उसे 4 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा जो है 25% तो वैसे ही चला गया। तो वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द टाइम, वी हैव टू मैनेज टाइम। हमें कितने देर में रीडिंग स्किल करनी है, आपके 4 पार्ट्स होंगे, रीडिंग स्किल, ग्रामर, ओके, लिटरेचर एंड राइटिंग स्किल। ओके, तो ग्रामर और राइटिंग स्किल कभी कभी एक में ही हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें, उस कंडीशन में ध्यान देना है कि हम कितना टाइम एक पार्ट को दें, और हमें जो भी ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है ना, कितने नंबर का कौन सा है, हमें कितना लिखना चाहिए, हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब रीडिंग स्किल के लिए क्या बताया गया, ये तो मैंने आपको सभी के लिए बता दिया, क्या वह रीडिंग हो, राइटिंग हो, ग्रामर। ग्रामर में आपको यदि आता होगा तो आप तत्काल कर देंगे, उसके लिए आप जो गुड़ा भाग नहीं लगाएंगे, राइट। तो वहां अब रीडिंग स्किल में रीडिंग 5 मिनट्स, 5 मिनट में आपको उस पैसेज की पूरी रीडिंग कर लेनी है। आंसरिंग 10 to 12 मिनट्स, 10 से लेकर 12 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं यू हैव टू आंसर इट। एंड रिवीजन 2 to 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट के अंदर आपको रिवीजन कर लेना है। यानी आपको दिया गया है टाइम कितना, यानी 17 to 20 मिनट्स। यू हैव टू राइट द आंसर टू योर पैसेज विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपको उस पैसेज के आंसर देने। ओके, तो आप इसका विशेष ध्यान दें। यू हैव टू फोकस ऑन योर टाइम, आपको अपने टाइम पर विशेष ध्यान देने की, टाइम मैनेज करने की आवश्यकता है। अब वो ये नहीं है कि मैं रीडिंग स्किल के लिए बताऊँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊँ। ओके, तो रीडिंग में 5 मिनट्स, आप उस पैसेज को 5 मिनट में पढ़ लीजिए। 10 से लेकर 12 मिनट्स में आप उसका आंसर दे दीजिए, और एक बार कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उसे 2 से लेकर 3 मिनट में, 2 to 3 मिनट्स में उसका पूरा रिवीजन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम मैनेजमेंट ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। सैंपल क्वेश्चन टाइप्स, यानी क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, जैसे शुरू में भी बताया गया आपको, दोबारा एक बार रिपीट कर दिया, क्या कि कोई चीज़ बार बार यदि आपको बताया जाए तो आप उस पर विशेष ध्यान देंगे। सैंपल क्वेश्चन टाइप्स, तो क्वेश्चन टाइप्स कैसे होंगे, मेन आइडिया, व्हाट इज द मेन आइडिया, यानी उस पैसेज का आइडिया क्या है, मेन व्हाट डज दिस पैसेज वांट टू से, वो पैसेज कहना क्या चाहता है, उस पर आप ध्यान दें। फाइंड द सिनोनिम एंड एंटोनिम, सिनोनिम एंड एंटोनिम, ओके, सेम वर्ड एंड अपोजिट वर्ड उसके ढूंढने सही तरीके से। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी आप पैसेज से क्या सीख रहे हैं, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, what are the main issues, what is the main subject, what is the main message of the passage, you have to know about that, आपको उसके बारे में जानने की आवश्यकता रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन, अब ये है प्रैक्टिस टिप्स। आप किसी पैसेज को करना चाहते हैं, देन यू हैव टू सॉल्व वन अनसीन पैसेज डेली, पर डे एक अनसीन पैसेज करना है। इससे क्या होगा बताओ, अगर आप एक दिन में एक अनसीन पैसेज करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट थिंग यू विल बिल्ड वोकैब, पैसेज में जो वोकैब आएंगे, जो वर्ड पावर है, you will strong your word power. सेकेंड थिंग, अगर आप
रीडिंग करते हैं, एक पैसेज पढ़ते हैं, देन यू विल बी एबल टू नो ऑन द डिफरेंट इशूज, ठीक है ना, विभिन्न इशू पे आप जानेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग, यू कैन स्पीक ऑल्सो, यू विल नो हाउ द सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड, सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, उस सेंटेंस का अर्थ क्या है, हाउ टू यूज द सेंटेंस, आप उस सेंटेंस को यूज कैसे करें इन योर डेली लाइफ, आप सभी के बारे में जानेंगे। देयरफॉर रीडिंग इज वेरी कंपल्सरी टू वन एंड ऑल, यानी सभी के लिए रीडिंग जो है बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही आवश्यक है, ध्यान दें। ओके, टाइम योरसेल्फ, टाइम योरसेल्फ, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं पर डे एक पैसेज की, तो शुरू में हो सकता है कि किसी पैसेज को सॉल्व करने में आपको 35 मिनट्स लग जाए, 40 मिनट्स लग जाए, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके अंदर वो जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा कि यू कैन सॉल्व दिस पैसेज विद इन 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, यानी 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर उस पैसेज को आप सॉल्व कर पाएंगे। बट इट इज़ पॉसिबल विथ योर एफर्ट्स, विथ योर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। देयरफॉर यू हैव टू थिंक दैट आई हैव टू रीड one passage regularly, I have to solve one unseen passage in proper way and in regular way, okay, regularly you have to solve one passage, यानी एक पैसेज जो है आपको नियमित रूप से पर डे सॉल्व करना है। ओके, आपको अगर ये करते हो तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ओके, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये तीनों ही आपकी सुधर जाएगी। ओके, तो इससे क्या है कि पढ़ने से यू विल लिसन योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू रीड, यू विल बी एबल टू राइट, कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, और यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर स्पीकिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, ये प्रो टिप्स है, ये प्रो टिप्स सभी के लिए है, सभी के लिए मतलब है इसको बहुत अच्छे लोगों ने लिखा है। क्या है कि प्रो टिप्स क्या है, डोंट पैनिक। कभी कभी क्या है, पैसेज पढ़ते समय हमारे समझ में ही नहीं आता एक पैसेज किसके बारे में, तो उस समय हमें अपने आप को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप को पैनिक ना करें। ओके, आराम से विथ कूल माइंडेड वी हैव टू रीड द पैसेज। सेकंड, डोंट ओवर थिंक, यानी उस पैसेज के ऊपर ज़्यादा गहन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इस पैसेज के अलावा भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लिटरेचर, यू हैव टू सॉल्व ग्रामर पोर्शन, ओके, यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस ऑफ राइटिंग स्किल। तो अगर शुरू में ही आप पैनिक हो गए पहले ही क्वेश्चन में, तो क्या होगा कि यू विल र्यून योर पेपर, यानी आपका पेपर जो है खराब हो जाएगा। इसलिए डोंट पैनिक, ज़्यादा सोचो मत। रीड विद अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर बाय द वे कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसको 2-3 बार पढ़ो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, और बाय द वे पूरे पैसेज में ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही नहीं समझ में आए, 2-4 वर्ड नहीं समझ में आ रहे, तो उस कंडीशन में आपने जो पूरा समझा है 96% उससे वह भी सही हो जाएगा। इसलिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, उसे समझ कर पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वन, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, वही यानी गलतियां कम करना है। गलतियां होंगी लेकिन हमें कम करना है और धीरे धीरे उस गलतियों को बिल्कुल खत्म कर देना। सेकंड है कॉपिंग फ्रॉम द पैसेज। क्या करते हैं हम? कॉपी करते हैं, वो कॉपी नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक उतार दें। इग्नोरिंग द क्वेश्चन, राइटिंग टू मच, ठीक है, यानी ज़्यादा नहीं लिखना है, इसको इग्नोर करना है, ये नहीं कि लिखते ही चले गए। तो इस पे आप विशेष ध्यान दें कि हाँ, हमें पैसेज का आंसर 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का आएगा, उसमें वर्ड लिमिट दिया रहेगा, यू हैव टू राइट इन अबाउट 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स एटसेट्रा। अगर नहीं दिया है
तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके आंसर 30 to 40 वर्ड्स में होंगे, इससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। ओके, गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करें। यूज ब्रीफ एक्सर्ट एंड क्वेश्चंस फॉर क्लासरूम प्रैक्टिस। सैंपल पैसेज रिव्यू। ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है? यूज ब्रीफ एक्सर्ट एंड क्वेश्चंस फॉर क्लासरूम प्रैक्टिस। ये आपको जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैं आपको दूंगा और उस क्वेश्चन को बाकायदा आप सॉल्व करके बताएंगे। ओके, उसको ब्रीफ एक्सर्ट मतलब है आप किसी भी आंसर को उतने ही वर्ड में देंगे जितना कि बताया गया है, जितना कि आपसे पूछा गया है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 4-6 वर्ड्स यानी ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं, ऊपर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा का पूरा पैसेज ही उतार कर रखें। रिसोर्स क्या है? हम इस रीडिंग को सुधारें कैसे? तो एनसीईआरटी इंग्लिश बुक्स प्रैक्टिस, यहाँ पर इंग्लिश बुक्स दिया गया है, बट यू कैन इम्प्रूव इट बाय रीडिंग ऑल द बुक्स। चाहे वह आपके रीडिंग हो तो इंग्लिश की बुक हो, या आपके ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ओके, सिविक्स हो, आप वहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आप उसको रीडिंग कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट्स, तो आपको ये बाकायदा दिया जाएगा, आपको पैसेज दिया जाएगा, उसकी जो है टेस्ट ली जाएगी और हम और आप दोनों ही इस रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इस इतना जो मैंने बताया है, इस पूरे में एक समरी निकालिए, जो क्या है? स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी की क्या समरी है? ये है, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसे ही हम पैसेज देखें, हम उस पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात हम उसमें से आंसर ढूंढें। सेकंड, स्किम पैसेज। उस पैसेज को यानी बहुत ही स्किमिंग करके, मतलब सरसरी निगाह से उस पैसेज को हम पढ़ें। थर्ड है अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। उसको अच्छी तरीके से समझें, उसका अनुकरण करें, ठीक है ना, एनालिसिस करें कि हाँ, यह पैसेज किस बारे में है, इसका व्यू क्या हो सकता है, इसके बारे में हमें एनालाइज करने की आवश्यकता है। फोर्थ है राइट प्रिसाइज आंसर्स, यानी जो हमारे आंसर हैं वह टू द पॉइंट होने चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है मैनेज टाइम वेल, यानी समय का सही तरीके से आप सदुपयोग करें, उसे मैनेज करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर पेपर एंड इफ यू engage yourself in only one question in this situation, you will have to leave some more questions also. कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमारा रीडिंग स्किल भी पूरा हो जाए, और दूसरी बात, हमें किसी क्वेश्चन को छोड़ने की आवश्यकता भी ना पड़े। एंड इट इज पॉसिबल व्हेन यू मैनेज योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्या है ये देखिए, ये है अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज को आपको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इस अनसीन पैसेज को हम समझेंगे। व्हाट इज द पैसेज अबाउट? द वर्ल्ड इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यानी ये पैसेज किसके ऊपर है? इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण संकट के ऊपर। और ये पर्यावरण संकट जो है वह अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, बहुत ज्यादा, ये पर्यावरण ही नहीं रहेगा। इफ देयर इज नो नेचर इन दिस सिचुएशन, हाउ कैन वी एक्सिस्ट अवरसेल्व्स? आज देख रहे हैं इंसान क्या कर रहा है, यानी नेचर को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर रहा है, जंगलों को काट दे रहा है, लाखों पेड़ों को काटता है, वहां मॉल सेटअप करता है, फैक्ट्री बनाता है, डैम बनाता है और 1000 पेड़ लगा देता है।
उस 99,000 का क्या हुआ? ही इज अनेबल टू थिंक ओवर इट, वह इस पर सोचने में असमर्थ है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट आर ऑल बीइंग अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। जो हम सांसें ले रहे हैं, जो हवा है, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं, द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पी रहे हैं, एंड द फूड वी ईट, और जो भोजन हम खा रहे हैं, आर ऑल बीइंग अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन, ये सभी किससे? पॉल्यूशन से अफेक्ट है। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, प्रदूषित है ये पूरा जो है, चाहे वह हवा हो, चाहे वह पानी हो या भोजन हो, यह पूरी तरीके से प्रदूषित है। इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। जो हमारे उद्योग हैं वह क्या करते हैं? वह हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। जो धुआं आता है, किसी चीज़ का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है, चिमनी लगी हुई है, धुआं जो आ रहा है, वह क्या करता है? वह हमारे वातावरण को पूरी तरीके से प्रदूषित करता है। रिलीज हार्मफुल गैसेस, ये हमें हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज करता है, ये छोड़ता है। एंड वेस्ट इनटू एनवायरनमेंट, और वेस्ट क्या है? मतलब जो चीज़ें बन रही हैं, जैसे कोई जो है चमड़ा उद्योग है, अब वो चमड़े उद्योग में जो जूते चप्पल बनाए जा रहे हैं, अब वहाँ से जो पानी निकलेगा वह कहाँ जाएगा? या तो उन्होंने डंप किया होगा, कोई गड्ढा किया होगा, वो पानी वहाँ जाएगा, और वह जो जाएगा तो क्या होगा? ये पूरी तरीके से जो नीचे है हमारा पृथ्वी है, वह बहुत बड़ा जलाशय है, वह वहाँ मिलेगा। एंड इन दिस सिचुएशन आवर वाटर विल बी पॉल्यूटेड, राइट? द इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू रिलीज हार्मफुल गैसेस, ये गैस भी रिलीज करता है, पानी को प्रदूषित भी करता है। ये वेस्ट, कूड़ा करकट, जो गंदगी है, वह पूरे कहाँ? पानी में जाता है, या तो किसी नदी में जाएगा या किसी समंदर में जाएगा, ठीक है ना। 140 शहर ऐसे हैं भारत में जो कि पूरी तरीके से प्रदूषित है, वहाँ की नदियाँ पूरी तरीके से प्रदूषित है, पानी स्वच्छ से काला पड़ गया है, ठीक है ना, और उसका पूरी तरीके से असर हमारे ऊपर हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू अ डिक्रीज इन रेनफॉल एंड इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी पौधों को काटना। इससे क्या होता है, ठीक है ना, अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। नेचर विल बी अनबैलेंस्ड। देखिए आप, कहीं पर भयंकर बारिश होती है, कहीं पर बाढ़ आ जाता है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बारिश ही नहीं, तो क्या है? नेचर बिल्कुल जो है टंबल हो गया है, ठीक है ना, उसका संतुलन खराब हो गया। तो यहाँ क्या कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू अ डिक्रीज इन रेनफॉल, यानी बारिश में क्या होगी? कमी होगी। एंड एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, बारिश कम होगी तो क्या होगा? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, ग्लोबल टेम्परेचर यानी तापमान हमारा बढ़ेगा। Environmentalists have warned that unless urgent steps are taken, एनवायरमेंटलिस्ट ने, जो पर्यावरणविद हैं, जो इस पर्यावरण के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही इस बारे में चिंतित है। उन्होंने हमें चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है? अनलेस अर्जेंट स्टेप्स आर टेकन, यदि कोई कदम, सख्त कदम नहीं उठाया जाता, अर्जेंट यानी तत्काल कोई जो है कदम नहीं उठाया जाता, द डैमेज में बिकम इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो ये डैमेज ऐसा होगा, इतनी बड़ी हानि होगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, अपरिवर्तनीय, जिस जो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है इसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता कि कितनी बड़ी हानि हमें हो सकती है। गवर्नमेंट्स आर बीइंग अर्ज्ड टू अडॉप्ट ग्रीनर पॉलिसी, हमारे सरकार ने कई कदम उठाए, ठीक है ना। ग्रीनर पॉलिसी मतलब है कि हमें अपने पर्यावरण को, हमने अपने वातावरण को हरा भरा करना है। इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी पर जो है इन्वेस्ट करना है जो कि रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल मतलब है कि उसे फिर से लाइफ में लाया जा सके, ठीक है ना, यानी उसे फिर से जो है रिन्यू किया जा सके,
जिंदा किया जा सके, उसे फिर से यूज किया जा सके। एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग सिटीजन, और इसके बारे में हमारे नागरिकों को भी जागरूक किया जा सके। ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि ये हमारा भी काम है कि किस तरीके से हम इस विषय पर विशेष ध्यान दें। अब इसमें करना क्या है? इंडिविजुअल्स टू कैन मेक अ डिफरेंस बाय रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूसेज, यानी हम क्या करें? प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। ये नहीं कहा जा रहा है कि खत्म कर दो, क्योंकि जो चीजें आ गई हैं उनको खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं। यूज कम से कम करें। प्लांटिंग ट्रीज, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। एंड कंजर्विंग एनर्जी, और जो एनर्जी है उसको कंजर्व करने की, उसे संरक्षित करने की कोशिश करें। अब लाइट जल रही है तो जल, ठीक है ना? क्यों? बिजली का बिल देना नहीं है, जलाओ। एसी चल रहा है तो चल रहा है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? लेकिन नहीं, इस देखो नेचर में चीजें एक ये नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा है, जैसे मन करेगा वैसे खर्च करें, नहीं, लिमिटेड है। या तो आप यूज कर लीजिए, या आप आने वाले जनरेशन को भी कुछ दे जाइए। तो ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू अवर कमिंग जनरेशंस। आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ भी देने वाले नहीं हैं। यहाँ पर सूखा, सुनसान, यानी उजाड़ एक पृथ्वी देकर, एक अर्थ देकर, एक नेचर देकर हम जाएं। द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस टुडे। इस प्लैनेट का फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है? प्लैनेट मतलब ये धरती है, इसका भविष्य किस पर डिपेंड करता है? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? हमारे कृत्यों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा एक्शन करेंगे उसी के अनुसार नेचर जो है रिस्पॉन्स देगा। ओनली अ ज्वाइंट एफर्ट बाय सोसाइटी, गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज कैन इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब ये किसी एक के करने से नहीं है, इसमें सभी को साथ आना पड़ेगा। तो ये ज्वाइंट एफर्ट है, एक सामूहिक प्रयास है। किसका? समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा और उद्योगों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, जिससे कि हम इस फ्यूचर को, ठीक है ना, सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर कैसा है? कि हम अपने कार्यों को भी करें और हम प्रकृति को भी अफेक्ट ना करें। तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सही भविष्य हम प्रकृति को दें, ठीक है ना? प्रकृति को देने का मतलब है कि सही भविष्य हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दें। एंड इट इज पॉसिबल इफ यू पे अटेंशन ऑन द एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर ये पर्यावरण संकट के ऊपर ध्यान देंगे तभी ये संभव है। दैट वी हैव नॉट टू कट द फॉरेस्ट, वी हैव नॉट टू डाइल्यूट द गार्बेज और रिफ्यूज इन द वाटर। यानी हम क्या करते हैं कि हमारे घर से कूड़ा कचरा बाहर चला जाना चाहिए, बालकनी में काट रहे हैं और सब्जी के छिलके उलके सब क्या किया, बिना देखे नीचे फेंक दिया। क्यों? वो अपनी जगह तो है नहीं, ठीक है ना? लेकिन वो आपके घर के सामने की ही चीज़ें है, वहाँ गंदगी है। वाटर रिसोर्स में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, ठीक है ना, पूरी गंदगी को। वही पानी, यानी जो वाटर लेवल है शायद उसी से बना हुआ, और वो पानी प्रदूषित होगा तो आप जो पी रहे हैं पानी, वह कहीं से भी आ रहा हो, वह भी कैसा होगा? वह पल्यूटेड होगा। देन यू हैव टू पे अटेंशन ऑन। हमें इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किसी भी तरीके से नेचर को गंदा ना करें। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज व्हाट द क्वेश्चंस। जो आपने पढ़ा इसी के बेस पे आपको मिलेंगे क्या? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है? ये क्वेश्चंस 10 होंगे, लेकिन इसमें मैंने आपको कम ही दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन एनवायरमेंटल इश्यूज मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी मेन एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है इस पैसेज के अनुसार? इस पैसेज में मेन एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, कौन कौन से इश्यूज आए हैं उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द आंसर? main environmental issues. The main environmental issues mentioned are pollution,
इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी हमारा जो है क्या है, पॉल्यूशन, पल्यूट कर रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है ना। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी उद्योगों से आने वाली, कंपनियों से आने वाली, फैक्ट्री से आने वाली गंदगी, कूड़ा करकट। और डिफॉरेस्टेशन यानी पर्यावरण को नष्ट करना, पेड़ों को काटना, ठीक है। ये जो है मेन इन्वायरमेंटल इशूज। अगर आप आंसर में लिखते हैं पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन, देन योर आंसर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन हमारे नेचर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। आंसर इज डिफॉरेस्टेशन कॉज रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, आंसर में दिया गया है, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, ये अगर ज़्यादा पेड़ पौधे काटोगे तो इस कंडीशन में बारिश कम होगी, और जब बारिश कम होगी तो ग्लोबल टेम्परेचर, जो हमारे प्रकृति का टेम्परेचर है, हमारे आसपास का टेम्परेचर है, वह इंक्रीज होगा। त्राहिमाम त्राहिमाम ही करोगे, ठीक है ना। इसलिए इस त्राहिमाम से बचने के लिए एक ही उपाय है, क्या, दैट वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द व्हाट, डिफॉरेस्टेशन। वी हैव नॉट टू डिफॉरेस्टेट बट वी हैव टू एफॉरेस्टेट, यानी हमें पेड़ लगाना है। डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट वर्ड क्या है, अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना है, न कि पेड़ों को काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू एनवायरमेंटलिस्ट वांट, ये जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, जो इस पर जो है शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वह हमें किस प्रकार की चेतावनी देते हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं। ये दे रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट वांट दैट द डैमेज टू नेचर में बिकम इरिवर्सिबल इफ अर्जेंट स्टेप्स आर नॉट। ये जो डैमेज है नेचर को, प्रकृति को हम डैमेज कर रहे हैं, वह बुरी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये नेचर भी जो है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन कैसा है, निगेटिव है। और यदि अर्जेंट स्टेप्स नहीं लिए जाते तो ये बहुत ही हमारे लिए खतरे वाली बात हो सकती है। सो एनवायरमेंटलिस्ट वांट दैट द डैमेज टू नेचर में बिकम, ये बहुत ही जो है इरिवर्सिबल हो सकता है यदि कोई स्टेप्स नहीं लिया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया, तो और भी खतरनाक हो सकता है। हाउ कैन इंडिविजुअल्स हेल्प द एनवायरमेंट, यानी कोई भी व्यक्ति एनवायरमेंट की सहायता, यानी पर्यावरण की सहायता कैसे कर सकता है, ठीक है ना। कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे वे करने के। इंडिविजुअल्स कैन हेल्प बाय रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, हम क्या करें, प्लास्टिक यूज का कम इस्तेमाल करें। दूसरा, प्लांटिंग ट्रीज, यानी पेड़ पौधों को लगाएं। तीसरा, कंजर्विंग एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर ध्यान दें, यानी इसकी बचत करें, ठीक है ना। ये हमें आगे आने वाले समय में ये हमारे ही काम आएगी। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब इस पूरे जो है पैसेज के, अगर ये कोई कहे कि मैंने जो लिखा है वही टाइटल सही है, नो, हाँ आपका भी सही है, दूसरे ने लिखा है वो भी सही हो सकता है। तो इसके कई टाइटल हो सकते हैं, जैसे पहला है सेविंग आवर प्लैनेट, दूसरा हो जाएगा सेविंग आवर एनवायरनमेंट, ओके, तीसरा हो जाएगा सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ, और भी हो जाएगा एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड सॉल्यूशन, यानी एनवायरमेंटल पर्यावरण संकट, और संकट के साथ साथ इसमें जो है सॉल्यूशन भी दिया गया है कि किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ओके, तो कई तरीके से इसके आंसर लिखे जा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही आंसर इसमें सही होगा। आपको लग रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी आंसर लिख सकते हैं। सेविंग आवर प्लैनेट, सेव अर्थ सेव लाइफ, सेव प्लांट्स सेव लाइफ, सेव ट्रीज सेव लाइफ, environmental crisis and solution, okay, impact of
इन्वायरमेंटल क्राइसिस ऑन ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। यानी इस तरीके, यानी जितना छोटा होगा वो ज़्यादा सही रहेगा। ये जैसे सेविंग और प्लानट 3 वर्ड्स में, एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड सॉल्यूशंस 4 वर्ड्स में, तो छोटा से छोटा लिखने की प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द सिनोनिम ऑफ हार्मफुल। हार्मफुल का जो है सेम वर्ड क्या होता है। अब फाइंड द सिनोनिम, यानी इसी में से आपको लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, हार्मफुल का डेंजरस। डेंजरस मतलब है खतरनाक। ओके, हार्मफुल, हार्मफुल भी गया, खतरनाक ही, ठीक है ना, खतरे से भरा हुआ, ये खतरनाक। नेक्स्ट, फाइंड द एंटोनिम ऑफ डिक्रीज। इसका विपरीत वर्ड क्या है डिक्रीज का। तो डिक्रीज का डी हटा दो, इन कर दो, ये हो गया इंक्रीज। आंसर इज एंटोनिम ऑफ डिक्रीज इज इंक्रीज। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप इसे दोबारा देखिए, कैसे पैसेज को सॉल्व किया गया है, व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, वी हैव नॉट टू मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। इसमें एक्यूरेट आंसर दिए गए, जितना पूछा गया है उसी का आंसर दिया गया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके बेस पे आपको एक पैसेज भी बताया, उसके क्वेश्चन के आंसर भी बताए। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ पैसेज। ये रहा आपका पैसेज, ये प्रैक्टिस पैसेज है, अनसीन पैसेज, ठीक है ना। इन टुडे डिजिटल वर्ल्ड, ये आप इसी में एंटर किए हुए होते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में आपको बहुत अच्छी जानकारी, ओके, इसमें आपके साथ फ़ोन से रिलेटेड जो भी होंगे, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि इस डिजिटल वर्ल्ड की कमियां क्या हैं। ओके, इस डिजिटल वर्ल्ड के लाभ क्या हैं। ए कॉइन हैज़ 2 फेसेस। हर कॉइन के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ध्यान रखना, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन अस, हम पे ये डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लें। ओके, यानी ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। आप मूवी देखते हैं, मूवी में कुछ लोग जो है क्राइम का सीन देख करके कि क्राइम ऐसे करेंगे, लेकिन वे ये नहीं देखते हैं कि जो क्रिमिनल है वो बाद में पकड़ा भी जाता है। लेकिन क्राइम करना देख लेते हैं, चोरी करना देख लेते हैं, डकैती डालेंगे, मारेंगे, हैं। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ये डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर ये अनसीन पैसेज है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू राइट द आंसर। ध्यान रखना, आपको आंसर, इसको पढ़ने के पश्चात आपको आंसर व्हाट्सएप पे नहीं, आपको कमेंट में ही भेजना है। ओके, जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स है, यू हैव टू राइट द आंसर 1 बाय 1। एक एक का आंसर जो है आपको लिखकर उसमें भेजना है। शॉर्ट हो शॉर्ट, 1 वर्ड में आप उस पर आंसर लिखेंगे। अब ये तो है आपके क्वेश्चन, इसको आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, आंसर लिखेंगे। ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर इशू डिस्कस्ड इन द पैसेज। ठीक, इस पैसेज में मेजर इश्यूज क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सोशल मीडिया का रोल। व्हाई इज फेक न्यूज डेंजरस, गलत समाचार डेंजरस क्यों होते हैं। दे आर द क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके समझ में आया हो, ठीक है, तो आप इसके आंसर देंगे, और नहीं समझ में आया हो तो इसे दोबारा एक बार फिर से देखेंगे। ओके, और आपको आंसर लिखना है। कहाँ लिखना है आपको, यू हैव टू आंसर इन द मैसेज बॉक्स। ओके, मैसेज बॉक्स मीन्स जो यूट्यूब का है वहीं पे आप आंसर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।